अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें ये हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर, जो विजुअल जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं, जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गई। वो बड़ी थी, उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे, आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरबान से पकड़ के घसीट रहे हैं। यहां से कमर से जो ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले।
उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब बात नहीं बन रही थी तो जो छोटी बेटी है उसके सर पे पुलिस वाला पिस्तौल रखता है। छोटी बेटी के सर पे बंदूक रख के पुलिस कहती है कि जाता या नहीं जाता हमारे साथ, तो वहां वो आदमी हिम्मत हार जाता, रिक्शे वाला। वो कहता है चलो, उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठता है, अपनी बेटियों को तसल्ली देता है कि मैं आता हूं। और जब वो गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा रहा था, इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी आंखों के सामने से मंजर नहीं जा रहा था, उसकी बेटी के सर पे पिस्तौल रखा हुआ है एक ऐसे आदमी ने जिसे इससे पहले वो जानता भी नहीं था, और रियासत ने, ये पिस्तौल का मालिक भी वो रिक्शे वाला है। और वो गाड़ी के अंदर उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। तो पुलिस ने उनको आगाह किया कि आके अपने बाप की लाश ले जाओ। एक तरफ वो रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं, एक तरफ यहां अशराफिया की बच्चियां। आप देखें, खुशबुओं का एक जहान आबाद है, दुनिया के महंगे तरीन डिजाइनर बलबूसात हैं। ये 2 अलग अलग दुनिया नादरीन, और यही नफरत को जन्म देती है। दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता ना, या कोई मुहज़्ज़ब कौम होती, मैं पाकिस्तानियों से बिल्कुल मायूस नहीं हूं, लेकिन इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों आप लोग बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती। आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा। मैं हर आम पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये काया ना पलट दी, अगर आपने इनकी तबीयत दुरुस्त ना की, तो ये आपके साथ वही करेंगे जो उस रिक्शे वाले के साथ किया, उसकी बेटियों के साथ किया। वो 4 बेटियां सोग मना रही हैं, अशराफी की बेटियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं। ये फर्क है जी, 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग पाकिस्तान। पाकिस्तानी ना निकले और इस निजाम की बिसात को ना पलट दिया तो याद रख ले, मेरी बात लिख कर रख ले कि बारी बारी सबकी बारी। आप सबको एक दिन इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फेसेस बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, ये इंजॉय करती रहेगी, इनके बच्चे इंजॉय करते रहेंगे, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जाएंगे, ये दुनिया की शानदार इंजॉयमेंट करेंगे बगैर किसी मेहनत के। मेहनत आप करेंगे, खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। बस मुझे यहां तक इस पे यही कहना था। खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा IMF की मिन्नतें करने जा रहे हैं, और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वज़ीर आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाकाबिले फहम किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के, जब किसी को समझ भी नहीं आते उस तरह के LNG के महंगे तरीन मुआहदे कर लिए। इन्होंने मुआहदे करके LNG बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ली और बहुत लंबा मुआहदा कर लिया। अब आपका इस्तेमाल कम है, आपके पास LNG ज्यादा है। दुनिया में LNG सस्ती हो रही है, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदे कर लिए तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो घटिया लंबे मुआहदे किए LNG के, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। फिर इन्होंने IPPs के अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे किए कि IPPs को लाकर बैठा दिया, आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, हर महीने बिल आपको मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की कैपेसिटी से दुगनी इस्तेमाल जितना हमें चाहिए था, हमें अगर 100 यूनिट चाहिए था तो इन्होंने 250 यूनिट बिजली बना दी पाकिस्तान में। अब वो सारे IPPs फारिग बैठे, उनको बिल हर महीने जा रहा है, और जा कहां से रहा है? पाकिस्तानियों की जेब से। और वो कमीशन किसको दे रहे हैं आप बेहतर समझते हैं। तो शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में LNG और बिजली के जरिए से, LNG के मुआहदों और IPPs के जरिए से, उनकी वजह से पाकिस्तानियों की कमर टूट गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला करने से बाहर हो गई। और अब हालात ये है कि अगर आप सब्सिडी ना दें तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। यानी आप अरबों डॉलर या अरबों रुपए आप देते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ज्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो रही है। मैं बहुत मोहतात भी बात करूं तो 25 से 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई है। किसान आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब बची कुची इंडस्ट्री को और कारोबारी हजरात को बचाने के लिए, देखिए सबको तो PIA तोहफे में नहीं दे सकते ना, ये सबको तो ये बड़े बड़े अपनी जो सरकारी महकमे वो तोहफे में नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने तो मेहनत करके पैसे कमाने हैं।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी और आईपीपीज वाले गंद की वजह से ये इतना महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करना कि जो सनतकार हैं वो भागना शुरू हो गए। अब उन्हें रोकने के लिए ये आईएमएफ से दोबारा दरखास्त करेंगे कि जनाब हम 2000 अरब का कोई एक रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं सनतकारों को, हमें ये देने दिया जाए। हालात इनके पता क्या है, इन्होंने जिस नौयत के मुआहदे किए उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक खबर आप देखिए कि बिजली के शोबे में 800 अरब रुपए की मनफी इक्विटी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट आई है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया नादरीन। और 6 बिजली की तकसीमकार कंपनियां मुसलसल उनको नुकसान हो रहे हैं, बिजली चोरी नहीं रोक पाए ये, और सर्कुलर डेथ जो है वो बढ़ता हुआ बोझ बनता जा रहा है। इस वक्त तक जो पावर सेक्टर के कुल वाजिबात हैं, पावर सेक्टर के कुल वाजिबात इस वक्त तक 9.2 खरब यानी 9,200 अरब तक पहुंच गए हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ पिछले 15-20 साल में। जरदारी साहब आए, उन्होंने जनाब राजा रेंटल साहब तबाहियां फेर दी उन्होंने, नून लीग ने उनको नाम दिया था, फिर खुद आए फिर भी वही काम किया। ऐसे आईपीपीज के मुआहदे किए कि बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को ऐसा टीका लगाया कि आज 9,200 अरब आपको डायरेक्टली देना है। ये आपके जिम्मे सिर्फ वाजिबात हैं पावर सेक्टर में, ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। नादरीन, अब क्योंकि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है तो बाजोड़ पे भी तवज्जो आएगी। बाजोड़ में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, बार बार हुए हैं। बाजोड़ का मामला यह है कि वहां पे बहुत कीमती मादनियात है, शानदार किस्म की मादनियात है। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेशक नौजवान है लेकिन बहुत तजर्बाकार है। ये जनाब गए और जाके इन्होंने बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल एक जरगे से इन्होंने जाके मुलाकात की। और ये जो जरगा बैठा बाजोड़ के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर किया, और जो लोगों के मकानात को, लोगों के दुकानों को, लोगों के कारोबार को जितना भी नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए यहाँ पे तजावीज़ पेश की गई। लेकिन अब बारी बारी सबकी बारी, मैं बार बार ये कहता हूँ, जब एक इलाके में ऑपरेशन हो रहा होता है तो दूसरे इलाके के लोगों को लगता है कि हम पे ऑपरेशन नहीं आएगा। नहीं जी, बारी बारी सबकी बारी। जहां जहां वसाइल होंगे वहां वहां पे मसाइल आएंगे, जहां जहां पे मादनियात होंगी वहां वहां पे लड़ाई पहुंचेगी। देखिए ना, वेनेजुएला में क्या था, लड़ाई पहुंच गई ना। क्यों पहुंची? मादनियात हैं, तेल है। ईरान में, इराक में, लीबिया में क्या था? तेल था ना, लड़ाई पहुंच गई। इसी तरह दुनिया में जहां जहां पे वसाइल हैं वहां पे मसाइल खुद ही पहुंचेंगे, और यही तरीकाकार है, यही तरीका वारदात है। अब देखें ना, यहां पे ग्रीनलैंड के अंदर इस वक्त एक फड्डा पड़ा हुआ है बेहतरीन दोस्तों के अंदर। ये वो ममालिक हैं जो नेटो के अंदर एक शानदार इत्तेहाद के अंदर रहे। इन्होंने दुनिया में जहां चाहा इन्होंने अटैक किया, और जो मकासद इनको दरकार थे इन्होंने अपने अचीव किए। लेकिन आज उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, वजह ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में क्या है? मादनियात, वसाइल। तो वसाइल के हुसूल के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अचकज़ई साहब ने चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। उन्होंने कहा जी, इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जो है, ये कराची के अंदर क्योंकि एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जमहूरियत है। हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जहां छोटी कौमें भी बोल सकें, जहां इख्तलाफ राय को जुर्म ना समझा जाए, जहां नाइंसाफ़ी घरों को उजाड़ने की बजाय इंसाफ खुशहाली लाए। नाइंसाफ़ी भाइयों को लड़ा देती है, मुआशरे को तोड़ देती है और बदएतमादी को जन्म देती है। किसी ने दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान कौमों का एक कैद खाना बन चुका है, पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो या जवाहरात से सजा हुआ हो, पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। आज़ादी के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। फिर अचकज़ई साहब ने कहा कि अंग्रेज़ों ने सड़कें भी बना दी थी, रेलवे भी बना दिए थे, तालीमी इदारे भी बना दिए थे, मगर फिर भी हम गुलामी पर मुतमईन नहीं हुए थे, क्योंकि हमें इज्जत के साथ जीना था। 13 अगस्त 1947 को हमने एक बावकार कौम थे हम, मगर चंद फैसलों ने हमें उस रास्ते से हटा दिया। एक कुरान, एक इस्लाम, एक कौम और एक पाकिस्तान का नारा तभी कामयाब हो सकता है जब इसकी बुनियाद इंसाफ पर हो, और बदकिस्मती से वो बुनियाद मजबूत नहीं की जा सकी।
महमूद खान अचकजई से कहा कि बदकिस्मती से ये वाहिद मुल्क है जहां पे ज़मीर बेचने वाले को अच्छा शहरी समझा जाता है और सच बोलने वाले को मुजरिम ठहरा दिया जाता है, वफादारियां बेची जाती हैं और यही सबसे बड़ा हुनर समझा जाता है। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में एक बात से खबरदार किया था कि ज़मीर फरोशी इस मुल्क को खोखला कर देगी और आज हम वही मंजर देख रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है मुश्किलात का शिकार है, लेकिन जो सूरत आज है वो हमारी अपनी गलतियों, बदनवानियों और गरूर और तकब्बुर और लालच का नतीजा है। आज पाकिस्तान एक ऐसे जहाज की तरह हो गया है जो अपना सिमत खो चुका है। हमने ये तहरीक उस वक्त बनाई जब हमें अंदाजा हो गया था कि आइन और जमहूरियत पर हमले होने वाले हैं। एक ऐसी हुकूमत आ रही है जो आइन को मनफी अंदाज में मुतासर करेगी और वो हुआ भी। सबने देखा कि आइन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इंतखाबात के दौरान जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। अदालतों की मौजूदगी में बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए जाएं, पुरअमन जलसों पर गोलियां चलाई जाएं और नौजवानों को निशाना बनाया जाए। कोई भी मुहज़्ज़ब कौम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इस तरह तबाह नहीं करती। नाज़रीन, ये सूरत हाल अचकजई साहब बता रहे हैं। कोशिश तो ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़े और इन मसाइल से निकले, लेकिन हुकूमत की इस बारे में कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह ये शादियां इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह ये बैन अवी सतह पे यू टर्न ले चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत को जवाब दे रहे हैं, जैसे अदालतों को और मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, इनका कोई इरादा नहीं है। जब तक कौम इनको गिच्ची से पकड़ के ना, इनकी पुश्त पे डंडे नहीं ना मारेगी, ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं। ये ठीक करना पड़ेगा आपको, कौम को निकलना पड़ेगा, पुरअमन तरीके से सारी चीज को अपने हाथ में लेकर कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ चीजें और हैं। एक तो देखें, कराची में आग लगती है, उस वक्त की बात है जब बिलावल साहब जनाब ब्रीफिंग दे रहे हैं खड़े होकर कि जनाब, लोग कह रहे हैं अंग्रेजी में ब्रीफिंग दी, बड़ी कमाल ब्रीफिंग दी, बड़ी कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की। कारकर्दगी आप ये देखें ना, कराची में गुल प्लाजा है, वहां पे आग लग गई और उसके नतीजे में 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई। 40 मिनट तक तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। अब 40 मिनट हो गए, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। बाहर खड़े होकर दुकानदार अजाने दे रहे हैं कि या अल्लाह हमारी मदद कर। अजान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अजाने देने से आग नहीं बुझती भाईजान। इधर जहां मैं हूं ना बरतानिया में, या आग बुझानी हो तो चंद मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ जाती है। यहां मैंने किसी गोरे को नहीं देखा कि आग लग गई है बाहर खड़ा होकर अजान दे रहा हो। इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया, इन्होंने अपने हुक्मरानों को अकाउंटेबल कर दिया, इन्होंने बंदे का पुत्र बना दिया। टाइम पे अगर ना आए फायर ब्रिगेड तो यहां पे जनाब हुकूमत को ऐसी तैसी फेर देते हैं, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऐसा कड़ा एहतसाब करते हैं, पूरा निजाम जकड़ देता है उन लोगों को। वहां पे जनाब 40-40 मिनट जनाब गाड़ियां ही नहीं पहुंच रही, आ जाए तो सहूलत ही नहीं है उनके पास। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी शदीद आ गए, 6 इंसानी जानें चली गई अब तक, 6 इंसानी जानें चली गई अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। कुछ लोग लापता भी हैं, दर्जनों लोग जो है वो जख्मी हो गए, बहुत बड़ी तादाद में। ताजर बर्बाद हो गए। अब इसका अजाला कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले किसने किया? यहां तो जिंदा इंसानों को बंद करके एक फैक्ट्री में जला दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वहां से भत्ता नहीं मिल रहा था। उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा? तो ये डींगे बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं, कारकर्दगी इनकी सिफर है। कादर मंदोखेल ने एक इंकशाफ किया, पीपल्स पार्टी की है। उन्होंने कहा जनाब एक्निक की एक मीटिंग हुई थी और उसके अंदर फैसला हुआ कि पैसे देने हैं, तो 1258 अरब रुपए, इतनी बड़ी रकम मरियम नवाज को दे दी गई और सिंध को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये तो जनाब पाकिस्तान में इंसाफ है। और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ, उनसे वोट का हक ही छीना जा रहा है कि 18 से 25 साल तक के वोटर को खत्म कर दें। ये कितना फर्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। 13.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त। उनमें से ये जो 18 से 25 साल तक की उम्र के हैं, ये 2.5 करोड़ है, तो बाकी बच जाएंगे 11 करोड़। और 18 से 45 साल तक की उम्र के जो वोटर्स हैं वो 8 करोड़ 70 लाख हैं। अगर 18 से 25 वाले आप निकाल देते हैं तो 25 से 45 तक वाले जो वोटर्स आपके पास बाकी बचते हैं, वो आपके लगभग बचेंगे कोई 6.5 करोड़ वोटर आपका बाकी बचेगा। 11 में से 6.5 करोड़ बचेगा ही नहीं। फिर भी 60% वोटर ये होगा जो 45 साल से कम उम्र का होगा। तो जब तक आप 45 साल तक के सारे वोटर फारिग नहीं कर देते ना,
तब तक आपकी इमरान खान से जान नहीं छूटनी, क्योंकि जो 45 साल से ऊपर वाले बाकी वोटर बच जाएंगे, उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, वो मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ है, वो जो ऊपर वाले थोड़े बहुत बच जाएंगे ना, वही आपको बचा सकते हैं, या वहां पे आपका कोई थोड़ा बहुत मुकाबला हो जाएगा। ये असल मसला 18 से 45 तक का है, और ये जो 18 से 45 तक वाले हैं ना, इनकी तादाद सबसे ज्यादा, ये 8 करोड़